एन फैक्टर में क्या क्या था बोलो जल्दी। तो हम लोगों ने इक्विवेलेंट मास का बात किया था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने निकाला था एन फैक्टर। पहले किसका निकाला था बोलो? एसिड का। किसका निकाला था? एसिड के लिए क्या था बोलो? H प्लस आयन। एन फैक्टर का पूछ रहा हूँ। आयोनाइजेबल या नॉन आयोनाइजेबल? आयोनाइजेबल। तो एच आयन जो प्रेजेंट है या जो आयोनाइज हो सकता है? जो प्रेजेंट है या आयोनाइज हो सकता है? प्रेजेंट होने से नहीं होगा ना। जैसे कि मिथेनोइक एसिड में कितने H प्लस आयन होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। निकलता कितना है? तो मतलब इस बात से नहीं कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब इस बात से है हाइड्रोजन पानी में घुल सकता है। जो पानी में घुल सकता है उसको हम आयोनाइजेबल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आयोनाइजेबल। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी हम लोग की क्या थी बोलो? सेकेंड कैटेगरी क्या थी? द सेकेंड वन वाज द बेस। बेस में क्या चेक करते थे? नंबर ऑफ OH माइनस आयन। कौन सा आयन जल्दी बताइए? OH माइनस आयन। OH माइनस आयन जितना ज्यादा होगा आयोनाइजेबल भी उतना क्या होगा जल्दी बताओ? ज्यादा। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या चेक किया था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था सॉल्ट। सॉल्ट में क्या देखा था? जितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज टोटल होते हैं, दैट वाज द मीन। फोर्थ क्या था बोलो? एलिमेंट। एलिमेंट में क्या चेक किए थे? वैलेंसी। क्या चेक किए थे? वैलेंसी। और लास्ट कौन था? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में क्या चेक किए थे? कि कितना चेंज होता है ऑक्सीडेशन नंबर में। बोलो हाँ या ना। दैट वाज कॉल्ड एज कौन सा फैक्टर जल्दी बताओ? एन फैक्टर। तो दिस वाज द प्रीवियस डिस्कशन जो हम लोगों ने करा था। अब चलिए हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, एंड दैट टॉपिक इज, लिखेंगे सभी कोई, परसेंटेज कंपोजिशन। द टॉपिक इज परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन काफी सिंपल है फिलहाल तो, समझिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? ऐसा नॉर्मली समझो कि मैं कहता हूं एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। नॉर्मली सुनना, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 100। और उसमें गर्ल्स जितनी है वो 40 है, और बॉयज जो है वो 60 है। गर्ल्स कितनी है? 40, और बॉयज कितने हैं? 60। समझना इस चीज को। मान लेते हैं क्लास का टोटल स्ट्रेंथ। क्लास का क्या मानो आप? कितना है बोलो? 100। बॉयज कितने हैं बोलो? 40। गर्ल्स, सॉरी, बॉयज कितने मान लिए? 6। गर्ल्स कितनी है बोलो? कितनी बताओ? 40। तो 60 प्लस 40 कितने टोटल बच्चे हो गए? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? परसेंटेज कंपोजिशन किसका पता करना है बोलो? दोनों का, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी। तो मुझे बॉयज का निकालना है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बॉयज, तो बॉयज का कितना नंबर है बोलो? 60। और टोटल नंबर कितना है? 100। आपको 60 टोटल नंबर है, बट सॉरी 60 बॉयज का नंबर है। टोटल नंबर कितना है? 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। बोलो यार ये सर, तो कितना परसेंट आ जाएगा बोलो? काफी सिंपल। अब बोलोगे बॉयज कितने परसेंट है? 60%। गर्ल्स कितनी परसेंट है? 40/100 इंटू 100। कितने परसेंटेज में आ जाएंगी? ओके, इज इट ओके? अब मैं आपसे पूछता हूँ, तो इतना परसेंटेज निकल गया। ये जो परसेंटेज आप निकाल रहे हो, ये परसेंटेज कंपोजिशन है किसका? बॉयज का और गर्ल्स का। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी मिक्सचर को प्रिपेयर करेंगे आप, तो उसको मिक्सचर को बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है, दैट इंग्रेडिएंट्स का कितना परसेंटेज है, दैट परसेंटेज इज कॉल्ड एज अ परसेंटेज कंपोजिशन। एग्जांपल के तौर पे, बॉयज का कितना परसेंट है बोलो? 60। गर्ल्स का कितना है बोलो? 40। ठीक है। अब अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो लेता हूँ, कौन सा रेशियो लेता हूँ बोलिए? सिंपलेस्ट रेशियो। रेशियो क्या हो सकता है बोलो?
बॉयज टू गर्ल्स का, बॉय कितने हैं जल्दी बोलो, 60। गर्ल कितनी है, रेशियो लिया तो कितना आ गया ऊपर, कैंसिल आउट होके 3, कैंसिल आउट होके 2, कितना आ गया 3:2। बोलो यार ये सुनो, तो बॉयज का संख्या जो है वो 3 है और गर्ल्स का संख्या कितना है 2। तो ऐसे करके एक फॉर्मूला बना सकते हो B3G2, बन सकता है। मतलब क्या हुआ, बॉयज कितने रेशियो में है बोलो 3 और गर्ल कितने रेशियो में 2। तो एक बेसिक मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो कराया कि परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता, जैसे जो टोटल कंपाउंड को बनाने के लिए जिन जिन एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है उन सारे एलिमेंट का उस कंपाउंड के अंदर कितना परसेंटेज है, वो परसेंटेज कंपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए एग्जांपल के तौर पे एक चीज और समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर, क्या ले लिया बोलो, वाटर, पानी, ठीक है। तो पानी ले लिया, तो पानी का कैसे करेंगे, तो जब कभी परसेंटेज कंपोजिशन किसी केमिकल कंपाउंड में निकालना होता है ना, तो उनके मास को हम प्रायोरिटी देते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, मास को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्चुअली परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, बाय क्या जल्दी बोलो। चलिए इस बात को थोड़ा समझते हैं डिटेल से। H2O का अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन देखो, तो वाटर में क्या लिखोगे बोलो, हाइड्रोजन का कितना मास होता है 1 U, ऑक्सीजन का कितना मास होता है 16 U। तो 1 U इंटू 2 प्लस 16 U, मानते नहीं मानते, 1 प्लस 2, 2 1 2, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18। अब मुझे अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, कंपोजिशन निकालना है और मुझे पता करना है हाइड्रोजन का, किसका पता करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना मास है बोलो तो, 1 या 2, 1 मास है, लेकिन यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, वो 2 प्रेजेंट है ना, तो लिखोगे उसका मास कितना प्रेजेंट है, टोटल मास कितना है 18। परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के लिए काफी सिंपल और इजी, कोई दिक्कत यहाँ से। अब ये कैंसिल आउट कर दो तो कितने बार में चला जाएगा 9। 100/9 करोगे, 100 बाय क्या करोगे 9, दैट कम्स टू बी 100/9, इसको करोगे तो ये आ जाएगा बच्चा लगभग 11.11%। कितना परसेंट आ जाएगा 11%। अब डिवाइड करके देख लो, कोई दिक्कत यहाँ से। सिमिलरली अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना होता, किसका निकालना होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास कितना है बोलो, कितना मास है 16, टोटल मास कितना है बोलो 18 U, इंटू कितना हो जाएगा बोलो, ये कितने बार में 8, ये कितने बार में 9, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 8 इंटू बाई 9 इंटू क्या चीज 100। अभी बताओ 8 इंटू इसको 100/9 लिख सकते हैं क्या परसेंटेज के टर्म में, हाँ या ना, लिख सकते हैं क्या। तो अगर ऐसे करके लिखा तो सोच के बताना, 100/9 का भी वैल्यू लाए, कितना लाए बोलो 11.11, तो 8 इंटू 11.11% दैट कम्स टू बी 88.88%। समझ में आया, तो हम कहेंगे परसेंटेज कंपोजिशन किसका, ऑक्सीजन का कितना है 88.88% और हाइड्रोजन का कितना है 11.11%। तो यहाँ तक कोई टिपिकल डिफिकल्टी नहीं। चलिए एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, क्या ले लिया बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, चलो कुछ और अच्छा फॉर्मूला ले लिया C2H5OH, C2H5 क्या चीज OH, ले लिया यहाँ से। तो बताओ यहाँ पे कार्बन कितना है बोलो 2, हाइड्रोजन कितना है 6 और 5, 5 1 6 हो जाएगा, तो हाइड्रोजन 6 है। ऑक्सीजन कितना है बोलो 1, ठीक है। पहले इसका मास देख लो, हाइड्रोजन कार्बन का कितना मास होता है बोलो 12, होगा क्या 12 ऐसे होता है, ऐसे से 2 है तो 12 इंटू 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 और इसका कितना हो जाएगा 16। इतना तो सारे बच्चे जानते होंगे। इन सबको ऐड ऑन करोगे 46 आंसर है, सॉरी कितना आंसर आएगा 46 U आ जाएगा क्या, 46 क्या आ जाएगा बोलो। तो अगर मुझे कार्बन का कंपोजिशन जानना है, किसका जानना है बोलो कार्बन, कार्बन का मास कितना है बोलो 12 मास है एक का, बट यहाँ पे कितना है 24 या 12, 24 है ना, तो 24 बाई टोटल मास कितना है 46 इंटू क्या करेंगे, जो भी आएगा निकाल लोगे। मुझे अगर उसी तरीके से हाइड्रोजन का जानना हो तो क्या करेंगे बोलो, हाइड्रोजन का मास बताइए बोलो 6 है, बाई क्या करेंगे
46 इंटू क्या चीज, सिंपल है क्या? अगर ऑक्सीजन का पता करना है तो ऑक्सीजन का पता करना है, बोलिए 16 बाय 46 इंटू कितना, जो भी आएगा कैलकुलेशन करके आप आंसर ले आओगे। क्या ये बातें समझ में आ रही? कोई दिक्कत यहाँ से? मतलब जितना मास आपका है, टोटल मास कितना है, उसको कैसे से मल्टीप्लाई कर दो 100 से, दैट्स इट। ठीक ना? तो यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला बनाना चाहूँ, तो परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला होगा, दैट फॉर्मूला इज बेसिकली व्हाट, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट, मास ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, गिवन, या सॉरी, मास ऑफ कंपोनेंट जिसका रिक्वायरमेंट है, बाय टोटल मास, बाय कौन सा मास, जल्दी बताइए, टोटल मास। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 100% से, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ परसेंटेज कंपोजिशन। काफी आसान है। जैसे बॉयज का निकालना था, तो बॉयज का मास के बेसिस पे थोड़ी, अच्छा ये जो परसेंटेज आप निकाले हो, ये मास के बेसिस पे निकाले हो, स्ट्रेंथ के बेसिस पे निकाले हो, मास के बेसिस पे निकाले हो। स्ट्रेंथ 60 लड़का था, 40 लड़की थी, तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे निकाला गया या नंबर्स के बेसिस पे निकाला गया। और एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के अंदर किस बेसिस पे निकालता है कंपाउंड के अंदर, मास के बेसिस पे। समझ में आया यहाँ पे? तो जो मास जिसका है वो रख लो ऊपर, नीचे टोटल मास रख दो, उसको कैसे से मल्टीप्लाई कर दो 100%। अब इंपॉर्टेंट एक चीज और देखिए, अब एक बात बताओ मुझे, इस फॉर्मूला के अंदर बताओ, इस फॉर्मूला के अंदर क्या और ये फॉर्मूला कैंसिल आउट हो सकता है क्या नीचे, इससे नीचे कट कर सकते हो क्या आप? 1.5 डेसिमल प्लेस नहीं लाना है आपको। मतलब क्या कोई होल नंबर में आप इसको कट कर सकते हो? नहीं, जो था वो सिंपलेस्ट रेशियो आ चुका है। मतलब 3 और 2 के नीचे हम जा नहीं सकते। सिमिलरली वाटर के अंदर आप कैंसिलेशन पॉसिबल है क्या? ये 2 है और ये क्या है बताओ, 1, 2 और 1 के नीचे आप जा सकते हैं? नहीं। इसके नीचे और कैंसिलेशन हो सकता है क्या? हो गया, 4 हो 6 हो गया, कुछ बच्चा बोला ये कैंसिल हो रहा है, ना ना ना, एक ऐसा नंबर है जो तीनों को कट कर दे। कट कर रहा है क्या? नहीं, इट्स ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट रेशियो, हाँ या ना? इससे सिंपल रेशियो आ सकता है क्या? नहीं। जब कभी किसी चीज को आप ऐसे रेशियो में लिखते हो, जिस रेशियो को फर्दर सिंपलाइज, मतलब सिंपलीफाई आप नहीं कर सकते, फर्दर कैंसिल नहीं कर सकते, फर्दर शॉर्ट आप नहीं कर सकते उसको, मतलब अब वो किसी होल नंबर रेशियो से डायरेक्ट कटने वाला नहीं है। तो इससे जो फॉर्मूला निकल के आता है, उस फॉर्मूला का नाम होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। तभी हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ रहे हैं, और ये जितने फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं, सब के सब एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हैं। कौन से फॉर्मूला है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा बोलो, C6+12O6, ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसको नोट डाउन मत करना, मैं समझाने के लिए बताया। बताइए क्या ये नंबर कैंसिल आउट हो सकता है इस चीज से? 6 से कैंसिल कर दो सबको, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो क्या इसका सिंपलेस्ट रेशियो होगा बोलो? C1H2O1 हो जाएगा क्या? मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आ सकता है। जो चीज अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है, वो जो उसका मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एम्पिरिकल फॉर्म। तो वाटर की खुद ही ये एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये अल्कोहल होता है, इथेनॉल कहते हैं इसको, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। बट ये ग्लूकोज कहलाता है, बोलो कहलाता है ना? बट ग्लूकोज का क्या ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है? नहीं। एम्पेरिकल तब बनता है जब उसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाते हैं। तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो में है? हाँ, आया ना? ये कहला जाएगा एम्पेरिकल फॉर्म। मैं तुमने पढ़ा होगा एक कंपाउंड जिसको बोला जाए इथीन, क्या कहलाता है? इथीन, C2H4। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? और कैंसिल हो सकता है क्या? कितना होगा बोलो? 1 और 2 में हो जाएगा। तो C1 और क्या हो जाएगा बोलो? H2। इससे नीचे जा सकते हैं क्या? तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्मूला कहलाता है? एम्पेरिकल। तो किसी भी फॉर्मूला का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको कौन सा फॉर्मूला कहेंगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला से ही फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकाला जाता है। और परसेंटेज कंपोजिशन के लिए सिंपल करना है आपको, जो मास आपको रिक्वायर्ड है उसको ऊपर रखिए, टोटल मास को नीचे रखिए, और क्या जैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अभी अभी नहीं कर रहे, अभी आ रहे हैं, अभी कुछ नहीं शुरू किया है। अभी रियल फॉर्मूला बनाएंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूरा लिस्ट करेंगे, अभी शुरू हुआ है ये टॉपिक। उसको n से मल्टीप्लाई किया जाता है, जो होल नंबर रेशियो होता है, अपने आप रिजल्ट आ गया।
Now look at example number 3. एग्जाम्पल 3 पे आइए और समझिएगा, देखिएगा। एक कंपाउंड है, इसके अंदर बोरोन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट। बोरोन प्रेजेंट है और कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। और बोरोन जो दे रखा है वो दे रखा है 0.192 ग्राम्स का। कितने ग्राम का बोलो? 0.192 ग्राम। और जो ऑक्सीजन है इज 0.288 ग्राम। ठीक है। और पूरा कंपाउंड जो है, कंपाउंड का जो मास दिया हुआ है दैट इज 0.48 ग्राम्स। ओके, 0 पॉइंट कितना बताओ? तो आपसे पूछा है बोरोन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, बताइए। सवाल समझ में आ गया? मासेस दे रखे हैं, टोटल मास गिवन है, परसेंटेज कंपोजिशन पूछे। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे बोरोन का निकालना है, किसका निकालना है? बोरोन का कितना मास है बोलो? 0.192 बाई टोटल मास कितना है? 48। यही ना टोटल मास है? दिस व्हाट, जल्दी बताओ। अच्छा, टोटल मास। कंपाउंड का मास यही है ना बच्चा, देखो अभी तो सिखाया 18, यहाँ गिवन है कितना? 0.4। टोटल मास इज 0.48 इंटू क्या कर देंगे बोलो? काफी सिंपल, काफी इजी, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? डेसिमल प्लेस उड़ाइए, आंसर लेके आइए। यहाँ उड़ाइएगा तो यहाँ 100 डालना पड़ेगा, और यहाँ उड़ाइएगा तो कितना डालना पड़ेगा? 1000। 0 0 0 0 0 से 0 कैंसिल। 48 से कैंसिल आउट करोगे, 4 टाइम्स कैंसिल होगा। कितने टाइम्स? 4। 4 टाइम्स। ओके, कितना परसेंट हो जाएगा? 40। अब आ जाइए थोड़ा ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का कितना है बोलो मास? 0.288 बाई क्या चीज? इंटू क्या चीज? डेसिमल उड़ाइएगा, यहाँ 1000 लाइएगा, बोलो हाँ या ना? डेसिमल उड़ाइएगा, यहाँ पे कितना लाइएगा? 100। 0 0 0 0। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 48 से ये 6 बार कैंसिल आउट हो रहा है। 6 टाइम्स का क्या हो जाएगा? 60। ठीक ना? इसी क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ लेता आपसे कि इसका इंपेरिकल फॉर्मूला या फिर इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो सबसे अच्छा। कौन सा रेशियो निकालो? सिंपलेस्ट रेशियो। अभी मैं इंपेरिकल फॉर्मूला पे नहीं आ रहा फिलहाल। कौन सा रेशियो निकालो? सिंपलेस्ट रेशियो। अगर मुझे सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है तो कैसे निकालेंगे बोलो? दोनों का परसेंटेज आ गया है क्या? कितना कितना परसेंटेज आया बोलो? बोरोन का कितना परसेंट है? 40। ऑक्सीजन का 60। निकालो। तो बोरोन बाय क्या करोगे जल्दी बताइए? ऑक्सीजन। व्हाट इज बोरोन का परसेंटेज? 40। लिखो 40%। ऑक्सीजन का बोलो 60। लिखो 60%। कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 बाय क्या हो जाएगा? 6। 2 बाय क्या आ जाएगा? 3। तो बोरोन का कितना रेशियो है? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 3। अभी नंबर लिखना बताया था। B2 और क्या चीज? B2। क्या समझ में आया कैसे हुआ? एज सिंपल एज दैट। चलो नेक्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 4। समझ में आया कैसे हुआ? कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन लिखो पहले। लीव द स्पेस फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे कैटेगरी हो जाएगी, स्पेस छोड़ दीजिए, लिखिएगा। एक क्वेश्चन लिखो। सवाल है, अ कंपाउंड, अ कंपाउंड containing two elements x and y, a compound contain two elements x and y, compound two elements x and y, capital X capital Y, two elements x and y। लिखा?
in the ratio of 50% each. In the ratio of 50% each. In the ratio of 50% each. ठीक है? In the ratio of 50% each. Full stop. Next लिखिएगा आगे. Atomic mass of X is 20. Atomic mass of X is 20. Atomic mass of X is 20. Atomic mass of X is 20 and Y is 40. And Y is 40. Atomic mass of X is 20 and Y is 40. Find the simplest formula. Find the simplest formula. Find the simplest formula. Simplest formula. और इसी का नाम हो जाता है दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला. चाहो तो आप ब्रैकेट में ये टर्म भी लिख लो. कौन सा फॉर्मूला बोलो? एम्पिरिकल. ठीक है, यही सिंपलेस्ट फॉर्मूला. इसको भी हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहेंगे बोलो? एम्पिरिकल फॉर्मूला. जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसी को हम लोग कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. याद रहेगा? चलो आइए कैसे करें इस सवाल को. ठीक है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछे, एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछे, एक ही नंबर होता है. अभी सिंपलेस्ट रेशियो को ही मैंने क्या कहा था? द रेशियो विच इज सिंपलेस्ट, मतलब जो फर्दर कट नहीं हो सकता है उसको एम्पिरिकल फॉर्मूला. ओके, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को, देखा जाए. एक्स का कितना परसेंटेज दिया बच्चों? दोनों 50% ईच का है, तो मतलब एक्स भी कितना परसेंट है बोलो? वाई भी कितना परसेंट है? ठीक है, इसका मास दिया हुआ है कुछ एक्स का 20 और 40. एक्स का 20 और वाई का दिया हुआ है क्या? अब आपसे बोला इसमें सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालो, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला. यहाँ पे कहीं मास का चर्चा नहीं किया गया है, तो इस केस में जहां पे मास का चर्चा ना किया जाए तो जो उसका परसेंटेज है उसको एक टाइम के लिए आप मास कंसीडर करोगे. क्या कंसीडर करोगे? मास. ऐसा मैं बोल लेता हूँ कि कोई चीज 50% है, तुम बोलोगे ना हो सकता है ये चीज 50 ग्राम हो, वो भी 50 ग्राम हो, ऐसा मान सकते हैं. तो ये बोल सकते हो वो 10 ग्राम है तो ये भी कितना ग्राम है? 10 ग्राम. मतलब दोनों का सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए इससे, इसलिए 50-50%. तो दोनों का 50-50 ग्राम मान लेते हैं. एटॉमिक मास कितना दिया हुआ इसका? 20. इसका क्या दिया हुआ है? तो करेंगे क्या, जो भी इसके परसेंटेज दे रखे हैं उसको आप मास कंसीडर करोगे और उस बेसिस पे इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे. तो कैसे निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो? आइए यहां समझा. सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे यहाँ से? तो करना क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने से पहले आपको इसको मास मानना है. क्या मानना है? मास. और इसका एटॉमिक मास. तो बताओ नंबर ऑफ मोल से निकालने के लिए क्या निकालते हो बोलो यार? गिवन मास बाय मोलर मास या एटॉमिक मास. तो गिवन मास कितना हो जाएगा इसका? तो एन ऑफ, अगर मैं एक्स निकालू तो क्या लिखूंगा बोलो? 50 y क्या लिखेंगे? 20. और एन ऑफ वाई क्या हो जाएगा? 50 y क्या हो जाएगा? इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए सॉल्व किया जाए. इसको कैंसिल आउट करोगे तो 5/2 आ जाएगा. इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 5/4 आ जाएगा ना. 5/2 और क्या आ जाएगा? थोड़ा और सिंपल करते हैं. इट्स कम्स टू बी 2.5. कितना आ जाएगा? 2.5. इसको करोगे इट्स कम टू बी 1.25. 1 पॉइंट क्या आ जाएगा? 2. कर लेना. 1 पॉइंट क्या आ जाएगा? 2. डिवाइड करने के बाद डेसिमल प्लेस. अब क्या करना है कि x का कितना वैल्यू है बताओ? 2.5. इसका कितना है बोलो? 1.25. इनमें से छोटा कौन है? 1.25 छोटा है या 2.5 छोटा है? जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो में सबसे कम वाला आ रहा है उससे उन दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड कर देना है सेपरेटली. ठीक है, तो बताओ x का कितना है बोलो? 2.5. y का कितना है बोलो? 1.25. इनमें सबसे छोटा कौन? इस 1.25 से ही क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है. ठीक है, तो क्या करेंगे 1.25 से इसको भी डिवाइड और 1.25 से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत यार? समझ में आ रही बात है? कौन से रेशियो से? जो सबसे कम वाला है. सबसे कम वाला क्या है? 1.2. ये भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो.
अब 2.5 बाय 1.25 कितना आएगा बोलो? 2/5 बाय 1.25 कितना आएगा बोलो? सिंपल है यार, 250 है, 125 है। नहीं है क्या? सिंपल मैथ्स। कितने बार में कैंसिल आउट होगा? 2 बार में नहीं होगा? इतनी गणित उम्मीद कर सकता हूँ बच्चा, आप 10th का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं। इतना मुंह नहीं बनाना चाहिए फालतू का बैठ के। 125 250 नहीं होगा। यार यू आर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपने क्या पढ़ा है मैथ्स अपने क्लास के अंदर? इस तरीके से आप बिहेव नहीं करें कि आपको आता नहीं है डेसिमल प्लेस कैसे काटा जाता है। और ये कितने बार में कैंसिल आउट होगा? ये तो पता है ना कितने बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा? 1 टाइम्स आया। एक्स कितने बार में कैंसिल आउट हुआ? 2। और वाई कितने बार में? तो एक्स कितने बार में 2 और वाई कितने बार में? ये जो रेशियो हो गया दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एम्पिरिकल। समझ में आया कैसे बनाया? फिर से रेकर कर देता हूँ। कितना परसेंटेज था इसका? इसका भी कितना था? 50। अगर आपको मासेस नहीं दिखा है तो परसेंटेज को ही आप गिवन मास मान लोगे। तो गिवन मास में कौन सा मास कर दिया? एटॉमिक मास। तो 5/2 रेशियो आया। गिवन मास बाय कौन सा मास? एटॉमिक मास। इनमें छोटा कौन सा था बोलो? 1.25। 1.25 क्या था? छोटा। 1.25 से उन दोनों रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में कट करने के लिए दोनों से डिवाइड कर दीजिए। ये कितने बार में कैंसिल आउट हुआ? 2। ये कितने बार में? 1। जो भी फॉर्मूला निकल के आया, दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली कौन सा फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। समझ में आया कैसे करना है? काफी आसान, कॉपी कर लो। कॉपी दर पे क्वेश्चन। एग्जाम्पल मेंशन करते रहिएगा, 3 4 ऐसे करके।
गया? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड having carbon is equals to having carbon equals to C is equals to having carbon is equals to carbon equal to डालो 54.2%. 54.2 an organic compound having carbon equal to 54.2%, comma hydrogen equal to 9.2%. एक मिनट अच्छा देखो 9.2% बाय मास लिखो कोई बात नहीं 9.2% बाय मास लिखा its empirical formula will be 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 empirical formula will be now look here हटाएं चलिए सारे बच्चे बताएंगे क्या दे रखा है कार्बन क्या दिया है बोलो कार्बन और क्या दिया है बोलो हाइड्रोजन दिया हुआ है इनका परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है कौन सा कंपोजिशन दिया हुआ है कौन सा कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है फिर उसके बाद आप लिखोगे सबका एटॉमिक मास फिर निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ठीक है फिर निकालोगे मोलर रेशियो और फाइनली आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला सब कुछ एक करके डिस्कस करते हैं बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा समझिए पहले निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन का बताओ कितना दे रखा है हाँ 54 पॉइंट ये दिया हुआ है हाइड्रोजन 9.2%। अग्री कर रहे हो क्या एक का 9.2 है एक का 54.2 है अब गौर करना इन दोनों को ऐड करो थोड़ा सा 54.2 और 9.2 दैट कम्स टू बी 4 9 4 13 1 इन हैंड 63.4 अभी भी किसी का परसेंटेज कंपोजिशन 63 हो सकता है क्या किसी चीज का परसेंटेज कंपोजिशन हमेशा 100 होगा ऐसा पॉसिबल है कि 100% से नीचे कोई चीज चल रहा है 100% तो कंपैरिजन ही होता है मतलब ये डेटा डेफिशिएंट है तो अब क्या हो गया तो जब कभी आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे और कार्बन हाइड्रोजन दे दे सही बात है तीसरा कोई कंपाउंड अगर आपको अपने मन से सजेस्ट करना हो या देखना हो या तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा वो कौन सा तीसरा कंपाउंड है नहीं दिख रहा तो अगर आपको अपने मन से सजेस्ट करना है तो सबसे पहले पहले मैं प्रेफर करूंगा ऑक्सीजन को किसको प्रेफर करूंगा और ऑक्सीजन भी ना मिले तब चल जाना नाइट्रोजन पे किस पे चल जाना नाइट्रोजन पे समझ में आया क्या बोला बोलो कार्बन हाइड्रोजन तो हो गई तीसरा नहीं दे रखा अगर ऑप्शन में नजर आ गया ठीक है ऑक्सीजन ही मान लो चार ऑप्शंस होंगे ना अगर नहीं दिया हुआ है तो पहले ऑक्सीजन और फॉलोड बाय क्या चीज नाइट्रोजन अब जो बचा हुआ है वो किसका हो जाएगा बोलिए ऑक्सीजन का क्योंकि मुझे 100% चाहिए ये 100% तो होगा तो बताओ ये कितना परसेंटेज पूरा हो रहा है 63.4 बोलो हाँ या ना इसको 100 से माइनस कर दो तो ये 6 हो जाएगा क्या
9 में से 3 गया तो कितना हो गया? 6। और ये कितना हो जाएगा बोलो? 9 में से कितना हो जाएगा बोलो? 6 गया, 36.6%। आ गया? बोलो हाँ या ना? क्योंकि मुझे परसेंटेज का, अरे एक बात बता, नॉर्मली किसी भी चीज का मैक्सिमम मार्क्स 100% होगा ना? कभी सुने 90% में किसी का मैक्सिमम नंबर गया है? नहीं ना। मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है? 100। 100% से नीचे कोई पॉसिबल ही नहीं चीज। मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 63 पे ही पहुंच रहे थे हम। तो मतलब कुछ ना कुछ एक और चीज है। और एक और चीज क्या हो सकता है? तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो नाइट्रोजन। अब बताइए एटॉमिक मासेस बताइए, कार्बन का कितना है बोलो? कार्बन का मास 12 होता है। बोलो हाँ या ना? हाइड्रोजन का? ऑक्सीजन का? इज इट ओके? आगे आ जाओ। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? जो परसेंटेज है उसको मास मान लेंगे क्या? और इसको एटॉमिक मास है। तो अभी सिखाया था 54.2 बाई क्या करेंगे बोलो? इसका बोलो। 9.2 बाई क्या चीज? 1। इसका बोलो। 36.6 बाई क्या हो जाएगा? 16। अब अगर ये एग्जैक्ट डेटा तुमको कैलकुलेट होके आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो तुम इसका अप्रोक्सीमेशन लोगे। क्या लोगे? अप्रोक्सीमेशन। चलिए करके देख लेते हैं। 152 को क्या चीज से डिवाइड, 54.2 को क्या चीज डिवाइड करना है? 12 से। कैंसिल आउट होगा क्या? देख लेते हैं। हो जाएगा क्या? परचक 48, 42 नहीं हो रहा। चलो कर लेते हैं इसको, डेसिमल प्लेसेस ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चे कितना? तो और 542 बाई 12। चलो कर लेते हैं 6। कितना हो जाएगा बोलो? ये आ जाएगा 2, 7, 6, 76। ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 1, 3, 8। तो 138 अपॉन क्या आ जाएगा? 3। अब इसको डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बोलो? 4 टाइम्स में 28 आ जाएगा। पॉइंट डालो। कितने बार में हो जाएगा? 6 बार में। नहीं 1 होगा ना ये, सॉरी। नहीं हो गया? तो 6 बार में 4.6 आ रहा है लगभग। नहीं आ रहा क्या? ये 4.6 आ रहा है भाई। आया क्या? ये तो 9.2 है ही। कोई दिक्कत? यहाँ से इसको भी कर लो। क्या है बोलो? 366। और क्या है बोलो? 16। 16 टू जा 32, 46। 16 टू जा, हाँ 16 थ्री जा 48 हो जाए, 2 जा 14। तो कितना हो जाएगा? 32, 14। पॉइंट डालो, जीरो डालो। 16 8 जा, तो लगभग 2.28 आ रहा है ये। समझ में आया? डेसिमल प्लेस उम्मीद तो आता होगा सभी को। ओके। अब एक बात बताओ, ये 4.6 आया, ये कितना है बोलो? 9.2। ये कितना है बोलो? 2.28। बताओ 2 के बाद 8 है। एक ऐसा नंबर एंड हो रहा है जो कि 5 से ज्यादा है, कल ही सिखाया था। तो आगे वाले नंबर को 1 से भरा दोगे तो लगभग ये कितना हो जाएगा बोलो? 2.3 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 2.3। तो ये आया अप्रोक्सीमेशन, कल राउंडिंग ऑफ सिखाया है आपको। तो ये 4.6, 9.2 और 2.3 याद रखना, अप्रोक्सीमेट डेटा निकालना है आपको। कोई दिक्कत? अब बताइए इनमें सबसे छोटा कौन? इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2.3 है क्या? अभी सीखा है, सबसे छोटे वाले नंबर से सबको डिवाइड करो। तो ये रेशियो को कौन सा रेशियो कहते हैं? मोलर रेशियो। और ये वाला नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। तो मोलर रेशियो क्या करेंगे? 4.6 यहाँ आया, 9.2 यहाँ आया और 2.3 यहाँ आया। सबसे छोटा नंबर क्या है? 2.3। डिवाइड कर दीजिए। कर देंगे क्या? कितने बार में कैंसिल आउट हो जाएगा? कितने बार में? कितने बार में हो जाएगा? 23 4 जा 92, 23 2 जा 20, 46 हो गया। तो कितना रेशियो आ गया बोलो इसका? 2। इसका कितना आ गया? 1। और इसका कितना आ गया? इसका 2, 4 और क्या आ गया बोलो? 1। अब देख लो, कार्बन के आगे क्या लिखा है बोलो? 2। हाइड्रोजन के आगे, ऑक्सीजन के आगे, आया समझ में? दिस कॉल इज एम्पेरिकल फॉर्मूला और सिंपलेस्ट फॉर्मूला। समझ में आया कैसे किया? चलिए एक बार और रिकॉर्ड कर देते हैं इस चीज को। ये परसेंटेज गिवन था क्या? टोटल परसेंटेज कितना होता है बोलो? 100। इन दोनों को मिलके कितना पूरा हो रहा था? 63.4। किसी भी चीज का परसेंटेज 100 से कम नहीं हो सकता।
अगर है तो कोई चीज होगा, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में डायरेक्टली आपको नजर आ जाएगा तीसरा एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, ऐसे करके फॉर्मूला 10 चार्ट दिए होंगे तो डायरेक्टली नजर आ गया ऑक्सीजन, बात हटा दो। अब कुछ बच्चा बोलेगा नहीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों दे देगा, नहीं देगा, तभी नहीं देगा, एक ही देगा वो। ठीक है, अब चलो, अब तीसरा परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 में से इसको माइनस कर दोगे आ जाएगा। तो ये परसेंटेज इज द गिवन मास। तो यहाँ पे इसका मास 12, 1 और 16, ये तो पता ही है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, या एटॉमिक मास नंबर ऑफ मोल्स दे देगा। नंबर ऑफ मोल्स के बाद क्या करेंगे, मोलर रेशियो। मोलर रेशियो में क्या करते हैं बोलो, जो सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो सभी को, आ गया। और उससे जो वैल्यू निकल के आएगा, दैट वैल्यू इज द simplest value, and that simplest value is called as an empirical formula. Is the concept is clear? कोई दिक्कत कोई यहाँ पर?
क्लियर सभी को? राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा। An organic compound, an organic compound, an organic compound having carbon is equals to, having carbon equal to 40%, carbon equal to 40%, hydrogen 13.33%, hydrogen 13.33%, hydrogen 13.33%, hydrogen 13.33%, and nitrogen 46.67%, nitrogen 46.67%, hydrogen 13.33%, और कार्बन 40%। ठीक है, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला। नाइट्रोजन 46.67%, एम्पिरिकल फॉर्मूला। सेम वे ट्राई करेंगे, तो मैं करूं, करोगे ट्राई? चलो करो, डू इट बाय योरसेल्फ। अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लाना, चलो करो।
अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कीजिए, एग्जैक्ट मत जाइए, पॉइंट 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 करके राउंड ऑफ करके काटना सीखिए। आया क्या चाहिए? C1 H4N1 सही। कितना है परसेंटेज कंपोजिशन? 40। एटॉमिक मासेस कार्बन का 12, इसका 1, इसका रेशियो 40/12, इसका बोलो। इसका करोगे भैया 4 से 3 बार में, ये 10 बार में, 10/3 3.33%, ये 13.33 ऐसे आ जाएगा। इसका देखो 14 से लगभग कट करेगा, 14 14 3 32, ये भी 3.33 अप्रॉक्स आएगा क्या? सिंपल। और 3.33 इज द सिंपलेस्ट, 3.33 बाय 3.33, 13.33 बाय 3.33, 3.33 3.33 अप्रॉक्सीमेट डेटा बच्चा। ये तो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है 1 टाइम्स, ये भी डायरेक्ट 1 टाइम्स, ये 3 4 12, आसपास 4 टाइम्स, 1 4 1, आंसर आ गया। आंसर इज C1H4N1। एंड फॉलो दिस, ऐसे करके बनाओ यार, फॉलो द फ्लो चार्ट, बन जाएगा। आई होप सो सभी को समझ में आ गया हो ये, कोई दिक्कत नहीं ना? मार्क द क्वेश्चन नंबर 62 to 70 होमवर्क। 62 to 70 होमवर्क कर लिया सबने? अब लिखिएगा रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कॉपी कर लो जिनका नहीं बना ये, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब रिलेशन क्या होता है, लुक हियर, सिंपल है भाई, ये बन गया तो वो बन जाएगा। अब ये निकल जाएगा ना डेटा, कैसे निकालना? पहले एलिमेंट लिखो, परसेंटेज कंपोजिशन लिखो, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, मोलर रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो के एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, बोलो हाँ या ना? अब आ जाता है रिलेशन क्या है। okay? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, C6H12O6, क्या मास है इसका बोलो? इसका मास होता है 180U, आप निकाल लेना, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा, बोलो हाँ या ना? C1H2O1
आ जाएगा क्या? C1H2O1, इसका मास निकालो। कार्बन का मास 12, 12 2 14, 14 और 16 30। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो का भी बताए, एम्पेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बताए? एम्पेरिकल फॉर्मूला। और ये वाला फॉर्मूला जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या मास है बोलो? 180। एम्पेरिकल फॉर्मूला का, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला कर दो, 180 बाय क्या आ जाएगा? 30। दैट कम्स टू बी 6। क्या आ जाएगा? 6। ये जो आ जाता है, इस नंबर को n से रिप्रेजेंट कर देना। क्या आ जाएगा? 6। तो हम लोग लिख सकते हैं, बोलो। बस इसके मासेस को डिवाइड किया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल। सिंपल। कोई बिग डेटा थोड़ी है। आपको कभी कभी दे देगा कि भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है, मॉलिक्यूलर निकालो। कुछ भी नहीं है, दोनों के मासेस को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे मैं आपसे और कह देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये कर लिया सबने कॉपी? ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा ना? ये ट्राई कीजिएगा, 8-9 सवाल है, 62 to 70। आपका होमवर्क अपडेट हो जाएगा, जो बच्चे नए हैं सुन लो। आपका होमवर्क अपडेट होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। दूसरी बात है, आपका वीडियो लेक्चर जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो भी चला जाएगा, वापस से आप लेक्चर को फिर से देख सकते हो। प्लीज डू इट। द लेक्चर इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। ओके। तो जैसे मैंने बताया कई बार कि क्लास करो, रिपीट करो लेक्चर को रिवीजन के दौरान। अगर आप समझ चुके 2x पे ले जाओ, आगे फॉरवर्ड कर लो, जहाँ रिक्वायरमेंट है वापस से देख लो। और दूसरी बात है, होमवर्क तुरंत उसी लगे हाथों बना लो। ये चीज आप रिपीट करते रहो, गारंटी बोल रहा हूँ, कभी कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। इतना ही टास्क आपको करना है हर सब्जेक्ट में। बट होमवर्क एकदम नहीं छोड़ना है, टेस्ट एकदम नहीं छोड़ना है। ये दो चीज अगर आप छोड़ेंगे तो यू विल गोइंग टू ब्लफ योरसेल्फ। आया समझ में? चलो। एग्जाम्पल, और नोट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। गंदा नोट्स एकदम अलाउ नहीं है। नोट्स बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, एकदम क्लियर। ऐसा कि कोई कोई थर्ड पार्टी अगर आपके नोट्स को देखे तो उसे भी अंडरस्टैंड होना चाहिए क्या लिखा है। इतना क्लियर आप बनाओ इसको, ये हैबिट अभी से डेवलप कीजिए। ये सब चीजें बहुत आगे काम आता है। अभी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे परीक्षाओं में बैठोगे आप, रिटर्न पेपर का अगर फॉर्मेट आ गया और अभी से आदत है, तो रफ वर्क पे भी आप सही बनाओगे। इसलिए मैं भी किसी चीज को कोशिश करता हूँ कि मैं घसू नहीं जल्दी, क्योंकि जब आपके दिमाग में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ होता है ना, तो आपका पेन बहुत तेजी चलता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा काम रखूं, नहीं तो फटाफट फटाफट लिख के मैं भी भर दूंगा। पहले भी होता था, बच्चा लोग इसी बात के लिए क्लेम करता था पहले कि भैया बहुत कुछ बता देते हैं एक बार में। तो ये काम मैंने ही अपने आप को पीछे कर लिया। चलो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके ही करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उसी जो स्टैक्स में दे देंगे। इन्फॉर्म ऐसा नहीं ना, अब बोलने के बाद आप ये कहोगे इन्फॉर्मेशन मैं कम कर लूँ ना, वो तो मेरे से नहीं होने वाला। वो तो मैं करूंगा ही, पुट ऑन करूंगा। हाँ, जहां तक बात है कि अभी तक मैं ऐसे इंपेरिकल फॉर्मूला 3 सवाल बन जाते हैं बोर्ड के अंदर, एक ही बोर्ड में। लेकिन वो काम नहीं करता, एक बार में एक ही बनाओ कोई बात नहीं, मैं 3 बार मिटाऊंगा, चलेगा। बट आपको वैसा ही क्रिस्टल क्लियर बनाना है पूरा। यूज 2 to 3 कलर पेन, बुक मार्क्स, मैं कई बार बोला हूँ, हाईलाइटनर इस्तेमाल कीजिए, रखिए। बहुत क्लियर होना चाहिए, जब भी पढ़ने बैठो तो एसेंस आना चाहिए कि आप नोट्स पढ़ रहे हो। इतनी क्लियरेंस होनी चाहिए। और यही हैबिट आप बना लोगे, कल के दिन कभी खुदा ना खास्ता आपको बड़ी परीक्षाओं में बैठना पड़े, जहाँ पे रिटर्न पेपर देना पड़े। सिविल सेवा की परीक्षा होती है, बीपीएससी की होती है, कोई भी बड़ी पेपर, आईआईटी के अंदर जाओ, नीट का पेपर दो, ये सारी बड़ी परीक्षाएं हैं। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्रेश रफ वर्क भी करना चाहिए। हम लोग भी जब तैयारी कर रहे थे अपने एलन में, कोटा में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहां भी टीचर ने मुझे समझाया था। वहां पे माहेश्वरी सर आए थे, तो उन्होंने बोला था कि आप उसको ऐसे करके कर लो, अपने रफ वर्क को 6 फोल्ड्स बना लो। और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की यहीं पे रफ स्केच करें हम, 2 की। कहीं क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपका छूट गया, नहीं बना था, मैं अटक गया, तो तुमको तो दूसरा बनाना है। बट अगर तुम वापस में, तुम्हें समय बच गया कभी, तो तुम 1 का जहां तक ग्राफ किए उसके बाद ही ना तुम गलती देखोगे। और 1 का यहाँ किया, आधा यहाँ पे किया, डिवीजन उधर किया, बस हो गया। दो क्वेश्चन छूटना ही है ऐसे में तो। इसलिए वेरी क्लियरेंस अबाउट योर होमवर्क। और बहुत कोई बोलता है देखो,
बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर राइटिंग को लिखना। ये सिलेक्शन का सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि परीक्षा में एग्जामिनर आपकी सिंपैथी थोड़ी देखने जा रहा है, नॉलेज थोड़ी चेक करेगा वो। जो नॉलेज है उसको प्रेज़ेंट करना अच्छे से आना चाहिए। कम नॉलेज को भी बहुत अच्छे से अगर आप प्रेज़ेंट करें ना, बहुत अच्छा होता है। नहीं तो ज़्यादा नॉलेज वही बात हो गई समुद्र में बहुत सारा पानी है, पी नहीं सकते क्योंकि पूरा सॉल्टी वाटर है। इससे बेहतर है कि एक क्रिस्टल क्लियर पॉन्ड बन जाओ, कि जो इसका यूटिलाइज़ेशन कोई भी कर ले। समझ में आई बात है? इट्स वेरी क्रिस्टल क्लियर बनाइए, किसी भी चीज़ को लिखिए और नोट्स आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। नोट्स आपको सब्जेक्ट के प्रति रुझान को बताता है, कितना बच्चा उसको अच्छे डेडिकेटेडली पढ़ रहा है। होमवर्क कितने अच्छे से कर रहा है। मैं बोलता हूँ देखो होमवर्क भी करने जाते हो, शायद आप लोगों को कहीं रिकमेंड किया जाता होगा यार क्वेश्चन मत लिखो। मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ। मेंशन द क्वेश्चन, मेंशन द बुक जिससे आप मेंशन कर रहे हैं, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन पूर्णतः लिखा होना चाहिए दूसरे पेन से और फिर सॉल्यूशन होना चाहिए। एकदम क्लियरली क्वेश्चन आपको लिखना है। और ये थोड़ा टैकी टास्क है तो हाँ, लगाओ समय लगाओ। किसने कहा कि समय नहीं देना है? समय देना ही पड़ेगा आपको, तब जाके बनेगा। मतलब जो भी काम करें, इतना परफेक्शन के साथ करके उठे, जब कभी वो दोबारा उस काम को करना हो, तो तुम्हारा समय ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे मान के चलो तुम फर्स्ट टाइम होमवर्क किए, ठीक है? हो सकता है 10 सवाल को बनाने में आपका मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज 1 से डेढ़ घंटा समय गया, ठीक है? बट अगली बार जब आप रिवीजन करने बैठेंगे या श्योर करेंगे कि आपको 45 मिनट का समय जाएगा। फिर रिवीजन कभी करने के लिए आप बैठेंगे, तो आपको 20 मिनट का टाइम जाएगा। तो हमेशा से रिवीजन का समय कम होता जाना चाहिए। दूसरी बात है, किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए एटलीस्ट 3 टाइम रिवीजन करना चाहिए। 3 रिवीजन का मतलब पढ़ें, पढ़ें और टेस्ट के दौरान जब फिर से आएगा, फिर से रिवाइज़ करेंगे उसी चीज़, वो चीज़ पुख्ता हो जाएगा। आया समझ में? तो 3 टाइम्स रिवीजन हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है, आगे आप जैसे-जैसे बढ़ते जाओगे, अभी तो शुरू हुआ है फेज़, धीरे बढ़ेंगे, 11th में थोड़ा लेट होता ही है, डज़न्ट मैटर अ लॉट। बट अगर आप आगे बढ़ेंगे, तो हर आगे आने वाले टेस्ट में पीछे का सारा सिलेबस उठ-उठ के आएगा। चैप्टर नंबर 2 पे आएँगे 1 आएगा, 3 पे आएँगे 1, 2 आएगा, 4 पे आएँगे 1, 2, 3 आएगा। तो ये ध्यान रखिए वो सिलेबस का नंबर बढ़ता जाएगा। 2 ही सवाल आएँगे पीछे से बट आएँगे ज़रूर, ताकि आप मजबूर हो पीछे जाके पढ़ने के लिए। ये सिलेबस का स्टैक है बच्चा, 1-2 थोड़ी है। पूरे 100 चैप्टर्स आते हैं पूरे के पूरे नीट और जेईई एग्जामिनेशन में, क्या लगता है? 100 दिन भी दे दो रिवीजन नहीं हो पाएगा आपसे। उसी का रिवीजन हो पाएगा जिसको प्रॉपर ऑर्डर में सब कुछ टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, कॉपी अच्छे से एक-एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्व है, जगह पता है कहाँ पे बनाना है। अब बना लिया किसी कॉपी के पीछे, अब मिल ही नहीं रहा है, लोग खोजते रहो। मैथ के पीछे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के पीछे बायोलॉजी है। ये काम करने वाला गंदा मत कीजिए प्लीज़। वो सब बचपन तक अच्छा लगता है, 11th-12th में अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी कॉपी में तो स्ट्रिक्टली नो। पीछे में गंदा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रफ स्केच के लिए 1-2 मैं मान लेता हूँ, चलेगा। आप एक्स्ट्रा कॉपी ले आओ चलेगा। गंदा मत करना। कितने बच्चों को क्या देखता हूँ, पीछे से लिखेंगे, एक-एक पेज पलटते चल जाएँगे। ये कौन-सा तरीका है नोट्स बनाने का आपका? यू आर अ सीनियर स्टूडेंट यार, वैसे बिहेव भी करें ना। जब कभी किसी अच्छे जगह पे आप एंटर करते हो तो क्या देखते हो बताओ? उसके एम्बियंस देखते हो। एम्बियंस मतलब कितनी खूबसूरती है उसकी। जैसे किसी होटल के अंदर गए आप ज़रा, तो क्यों सुंदर लगता है आपको? देखते के साथ लगेगा अच्छा चलो इतना खूबसूरत सा बना हुआ है। अब होटल का मालिक थोड़ी आके तुमको वो स्ट्रगल वाली स्टोरी सुनाता है, कि देखो इतना पैसा मुझे लगा इसी में लगा, इतना पैसा उसमें लगा। तुम तो एम्बियंस देख के खुश हो गए, उसमें तो तुमने 10 लोग को रिकमेंड किया कि वहीं जाओ। इसलिए इम्पोर्टेंस है कि स्ट्रगल स्टोरी कोई किसी का नहीं सुनता, देखता है कितना अच्छा बना है उसने। तो इम्पोर्टेंट है वर्क कीजिए अपने नोटबुक पे। क्लियर है यहाँ से? आइए और देख 2 एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। C2H6 का नाम सुने? इट इज़ कॉल्ड एज़ अ ईथेन। क्या कहलाता है ये? ईथेन। क्या इसका नॉर्म में सिम्पलेस्ट रेशियो क्या होगा बोलो? C1 और H3 इसका मास बता दीजिए। कार्बन का 12 होता है, 2 करोगे 24 प्लस 6U हो जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो? 30U। इसका मास बोलो? 12 प्लस 3 15U आ जाएगा क्या? तो ये 15U आ गया। अब ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला और ये कौन-सा फ़ॉर्मूला? तो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला बाय कौन-सा फ़ॉर्मूला? एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला। 30U बाय 15U व्हाट इज़ द आंसर? ये वैल्यू किसके बराबर आ गया? n के बराबर। तो n मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला बाय एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला किसके बराबर? n। तो मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ कौन-सा फ़ॉर्मूला? आया समझ में? चलो देख भी लो। एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला इसका क्या है बोलो? C1H3 और मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला क्या है? C2
S6 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n 2। तो देखो ऐसे करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? C1 बोलो बोलो सभी कोई S3 2 1 जा 2 ये 2 जा 6। आया समझ में कैसे निकालेंगे? सिंपल कर लोगे क्या ऐसा? दिस इज रिलेशन लिख लो, कॉपी कर लो 1 2। एनसीईआरटी लो। और ये वाला जो होमवर्क दिया है एमटीजी से, एमटीजी मार्क कर लो। नेक्स्ट क्लास में नीट और जेई वाला करवा देंगे। साइंटिफिक नोटेशन कल पढ़ाया था ना? करो कॉपी। हम्म। फिर ओके। अच्छा एक बात बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये भी तो लिख सकते हैं क्या? बोलो तो। मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल मास। एम्पेरिकल मास मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकलने वाला मास। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास। वो तो मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो एन एन का वैल्यू कितना है बोलो? एन का वैल्यू कितना है? एम्पेरिकल मास कितना है? एम्पेरिकल मास समझे? मास ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है बोलो? है ना? तो कितना आ गया बोलो? वही बात हुआ ना? बोलो हाँ या ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर एन इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? एन इनटू मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ एन का वैल्यू कितना है? 6। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है बोलो? 30। 6 3 जा 180 आया समझ में? लास्ट में ये भी लिख लो, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एन इनटू एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू राइट डाउन एन इनटू एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एन इनटू एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एन इनटू एम्पेरिकल मास। क्लियर है बोलो? नो।
मार्क कीजिएगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 1.2 लिखिएगा, पेज नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 1.2, एनसीईआरटी पेज नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 1.2, 1.2 और एमटीजी से कहां तक लिखवाया है? 62 टू 70 लिख लो, एमटीजी 62 टू 70 मेंशन कर लो। ओके, ये होमवर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, दिस ऑल अबाउट द एम्पिरिकल एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टोशियोमेट्री करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।